हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्टिम कुकिंग में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे। ठीक है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जल को देख रहे थे। ठीक है, अब जल में भी हम लोग देखे थे कि जल का उपयोग कहाँ होता है या फिर क्यों कमी हो रही है। इसमें से भी जल की उपस्थिति देखे थे, लवणीय जल और अलवणीय जल कितना है। हम ये भी देखे थे कि अलवणीय जल मात्र 1% है जो हमारे उपयोग में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जल संसाधन का संरक्षण। टॉपिक का नाम क्या है? जल संसाधन का संरक्षण। बोल रहा है आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। क्या एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है, इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए क्या जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। मतलब प्रदूषण वगैरह क्या करता है? इसे अनुपयुक्त बना देता है, मतलब उपयोग करने लायक नहीं रहने देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषण है। मतलब ये सारे क्या जल को जो क्या बोलते हैं प्रदूषित करने में ये सारी का भूमिका रहता है। क्या तो औद्योगिक का जो भी मटेरियल्स रहते हैं पानी में प्रवाह करना या फिर कृषि वगैरह का रासायनिक विसर्जन करना, मल वगैरह का विसर्जन करना पानी में। ठीक है, बोल रहा है इनमें शामिल नाइट्रेट धातुओं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? जल को प्रदूषित कर देते हैं और इनमें से अधिकांश कैसा होता है? अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? जल जो है सो मानव के शरीर में जाता है और इससे क्या होता है? मानव को क्षति पहुंचती है। इन प्रदूषणों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जल प्रदूषण को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो जो भी रासायनिक चीज़ों को अपशिष्ट पदार्थों को पानी में छोड़ेंगे तो पानी में छोड़ने से पहले क्या उन्हें शुद्ध कर लेना आवश्यक है। ठीक है, बोल रहा है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। क्या बोला कि वन और अन्य वनस्पति जो आवरण है धरातलीय प्रवाह को क्या कर देता है? मंद कर देता है, स्लो कर देता है और भूमिगत जल को पुनः पूरित करता है और भूमिगत जल को पूरा करता है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। मतलब पृष्ठीय प्रवाह को बचाने का दूसरा विधि क्या है? तो जल को संग्रह करना। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। मतलब जल का रिसाव जो होता है उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो नहर वगैरह को पक्की बनाना चाहिए। मतलब पक्के ईंटों वगैरह से बनाना चाहिए ताकि साइड से रिसाव ना हो। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ज़्यादा जल वाष्प ना हो, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो स्प्रिंकल सिंचाई करना चाहिए। स्प्रिंकल सिंचाई क्या होता है? तो जैसे सपोज ये क्या है? ये एक फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड में बहुत सारे पौधे उगाए गए। अब इस पौधे में हम क्या करते हैं? अगर अचानक से सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हम पानी छोड़ते हैं। देखिए ये एक फील्ड है, इस फील्ड में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं सब कुछ। ठीक है, या फिर खेती किया जा रहा है। अब अचानक से हम सिर्फ यहीं के माध्यम से पानी को छोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पानी छोड़ा जा रहा है तो ये क्या करेगा? पूरा खेत में इस तरह करके पानी आएगा। अब पूरा खेत में पानी आने के बाद क्या होगा? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अब यही वाष्पीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो स्प्रिंकल सिंचाई का यूज़ किया जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है कि एक पाइप आता है और इस पाइप से जितने भी पौधे रहते हैं सारे पौधे के जड़ों के पास क्या किया जाता है? तो एक एक नल जाके ले जाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? जब पानी आता है तो नल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ पौधे के जड़ों तक ही पानी पहुंच पाता है। ठीक है, अब पौधे की जड़ तक पानी पहुंचता है तो पानी का वाष्पीकरण कम होता है। अगला बोल रहा है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। मतलब और वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में क्या करते हैं? तो सिंचाई को ड्रिप इरिगेशन या फिर बोल सकते हैं कि टपकन विधि द्वारा भी उपयोगी माना जाता है सिंचाई करना। सिंचाई की इन विधियों को
अपना कर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। मतलब इन सारे विधि को यूज करके हम जल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। बोल रहा है स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे हैं। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। यह क्या है? एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना है। तो अध्यापिका बोलती है, जो टीचर बोलती है, क्या बोल, हाँ यह सुंदर है और यह किससे बना है? जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी होती है। मतलब जो भी हम लोग चेयर वगैरह को देखते हैं वो किनसे? बेंत और बांस से बनी होती है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। बांस का ज़्यादातर उत्पादन किधर होता है? तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है। बोल रहा है जेस्मी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। जेसी जो है सो क्या करती है? रेशमी का एक स्कार्फ देख के खुश थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। वह बोलती है कि देखो यह कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त होता है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीटों से, जो शहतूत के पेड़ों पर पेड़ों पर क्या किए जाते हैं? पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इससे बच्चे समझ जाते हैं कि पेड़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल। मतलब बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? जैवमंडल कहते हैं। आगे बोल रहा है कि जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। जैवमंडल में क्या? सभी जीवित जो जातियां होती है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है जीवन जीने के लिए। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। और यही जीवन जीने का जो तंत्र होता है, मतलब जीवन जीने का जो आधार रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं। अगला बोल रहा है कि वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीवन क्या है? काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। पौधे हमें क्या देती है? लकड़ी देती है। प्राणियों को आश्रय देते हैं, और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उन्हें क्या करते हैं? आश्रय देते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। और पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, और फसल बढ़िया से उगे इसलिए क्या करते हैं? मृदा को सुरक्षा करते हैं। मतलब मृदा का बहाव नहीं होने देते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं हमें, और उसी के रक्षक मेखला के रूप में काम करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। तो जो भी भूमिगत जल होता है उसका संग्रह करने में क्या करते हैं? ये सहायक होते हैं। हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधों और कागज़ प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और ये हमें क्या करते हैं? तो फल प्रदान करवाते हैं, लैटेक्स प्रदान करते हैं, तारपीन का तेल कर देते हैं, गोंद का प्रदान करते हैं, औषधीय पौधों और कागज़ प्रदान करते हैं। ठीक है। बोल रहा है पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। ठीक है, वन्य जीवन के रूप में क्या क्या आते हैं? तो जंतु आते हैं, पक्षी आते हैं, कीट आते हैं, जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। और उन्हीं से हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। तो दूध हो गया, मांस, खाल हो गया, ऊन हो गया। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। मधुमक्खियाँ वगैरह हमें क्या देती है? शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है, और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फूलों के क्या करती है? परागण में, मतलब सिंचन में मदद करती है। कौन? मधुमक्खियाँ वगैरह। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चिड़िया जो होती है वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करती है? तो छोटे छोटे जीव पर, छोटे छोटे जंतुओं पर, कीटों पर, और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। और ये अपघटकों के रूप में कार्य करती है। अगला बोल रहा है
कि गिद्ध जो है सो मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। गिद्ध क्या करती है, तो जितने भी मृत जीव जंतु होते हैं उन्हें क्या करती है, खाती है, और इससे फिर क्या होता है, हमारा पर्यावरण भी साफ होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी कहा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसलिए कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु बड़ा हो या छोटा हो, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए या फिर पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए क्या, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।